हेलो, वेलकम बैक टू आवर लेक्चर सीरीज ऑफ मैट्रिक स्पेसेस और हम बात कर रहे थे कॉशी सीक्वेंसेस की। हमने प्रीवियस लेक्चर में ये देखा था कि जब कभी भी हमारे पास कोई मैट्रिक स्पेस है और अगर हम एक कॉशी सीक्वेंस की बात करें जो कि कन्वर्जेंट है, तो हमेशा ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो भी सीक्वेंस की लिमिट बन रही है वो हमारे मैट्रिक स्पेस में ही जाए। ठीक है। सो अब हम इस लेक्चर में ऐसे ही मैट्रिक स्पेसेस को डिस्कस करेंगे जिसके अंदर किसी भी कॉशी सीक्वेंस की लिमिट उसी स्पेस से ही बिलोंग करे। ठीक है। और जब ये चीज़ ट्रू हो फॉर एवरी कॉशी सीक्वेंस, तब हम ऐसे मैट्रिक स्पेस को ही कंप्लीट मैट्रिक स्पेस बोलते हैं। So let us start with the definition of complete metric space, and then we will solve some example and see some kind of propositions which are very helpful to construct the complete metric space. So first of all we have a definition, and this definition will define the complete metric space. Okay. So a metric space x comma d, where x is non-empty set. The moment we say x comma d is metric space, then this x is non-empty set and this d is a map which is metric on this set x. Okay, then this metric space is said to be complete if every Cauchy sequence in X is convergent. ओके। जब हम ऐसा बोलते हैं कि सम सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, इसका मतलब उस सीक्वेंस की लिमिट जिस सीक्वेंस की हम जिस सीक्वेंस की जिस सेट पर हम बात कर रहे हैं उसी का ही एक मेंबर है, तब हम बोलते हैं सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। ओके। सो दिस इज अंडरस्टूड। तो जब कोई भी कॉशी सीक्वेंस है, अगर वो उसी स्पेस में कन्वर्ट्स कर जाए तो ऐसे स्पेस को हम कंप्लीट स्पेस बोलते हैं। ठीक है। और इसके लिए अगर मैं बात करूँ सम वेल नोन एग्जाम्पल की, सो यू कैन सी वी हैव सम वेल known examples. So first of all we can have the metric space, that is R comma D, where this D of x comma y is defined as the usual matrix. Okay, for all x comma y, ये एक मैट्रिक स्पेस है। यानी कि r कोमा डी में जब भी हम कोई भी कॉशी सीक्वेंस को कंसिडर करेंगे तो उसकी लिमिट हमेशा कोई ना कोई रियल नंबर ही बनेगी। ओके, एंड थस दिस इज अ complete space. Okay, example, let me make the correction here also. Okay, examples of complete spaces. ठीक है। now come to the second one, where we are of course considering the set of complex numbers. So we have c comma d. Again we have where d of z comma w is equals to modulus of z comma w for z and w in the set of complex number. Then come to the third example, and ये भी हमने काफ़ी बार डिस्कस किया ही है, एंड दिस इज डिफाइंड एज आर एन कोमा डी। और ये हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं? दिस इज लाइक वेयर डी ऑफ x comma y is equal to summation I running from 1 to n and xi minus yi square to the power 1 by 2 for x and y are in
आर एन। ओके, ऑफ कोर्स एक्स और वाई दोनों एन टेबल है। तो ये वेल नोन कुछ कंप्लीट स्पेसेस की एग्जांपल है। जैसे हम रील एनालिसिस में पढ़ते हैं, वहाँ पर हम एक स्टेटमेंट पढ़ते हैं, एवरी कॉसी सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट एंड एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज कॉसी, है ना? तो वो इसीलिए ट्रू होता है क्योंकि वहाँ पर हमेशा ये जो मैट्रिक है वो यही होती है, इसके अलावा कोई मैट्रिक हम कंसिडर करते ही नहीं है वहाँ पर। तो इस मैट्रिक में तो हमेशा हर कॉसी सीक्वेंस कन्वर्जेंट ही होगा। ओके, और कन्वर्जेंट होने का मतलब क्या है कि उसकी लिमिट एक रियल नंबर है, और जब लिमिट रियल नंबर ही है हर एक कॉसी सीक्वेंस की, तो उसे हम कंप्लीट स्पेस बोलते हैं। एंड द सेम काइंड ऑफ डिस्कशन इज ट्रू फॉर सी एंड आर एन ऑल्सो। ओके, now we have some example as well which are not complete, जैसे कि let me write some well known example of incomplete, I can say, है ना, incomplete स्पेसेस। अब इनकम्प्लीट स्पेसेस कैसे होगा कि अगर हम इसमें कोई ना कोई ऐसा कॉस्ट सीक्वेंस हमेशा हमें मिल जाएगा जिसकी लिमिट इस स्पेस से बिलोंग नहीं कर रही है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल इफ आई कंसीडर द मैट्रिक स्पेस एक्स टी, द मैट्रिक स्पेस एक्स कोमा डी where 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 this x denotes the set of rational number. Okay, set of rational numbers, and we are giving this d by d of x comma y is equals to mod of x minus y. ठीक है, and this is for x and y belongs to uppercase x. Now we can consider then consider a Cauchy sequence as, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में कंसिडर किया था 1.4, 1.41, 1.414 and so on. ठीक है, so we can consider this Cauchy sequence which converges to square root of 2 and which is not a part of x. Okay, which is not a part of x, and thus this x is incomplete space. ठीक है, तो वी कैन कंसिडर ये एग्जाम्पल भी हम कंसिडर कर सकते हैं, और यू कैन कंसिडर अनदर एग्जाम्पल दैट इज लेट एक्स एन where this n is greater than equals to 1 be a sequence such that x and the nth term is given by 1 plus 1 upon 1 factorial plus 1 upon 2 factorial plus and so on plus 1 upon n factorial. Okay, so xn denotes the factorial of n terms and then plus 1, right? Then हमें पता है this sequence is a Cauchy sequence, then this sequence is a Cauchy sequence and converges to, of course अगर आप n tends to infinity पर देखेंगे तो ये e ही बन रहा है. ओके, converges to the rational number e. ठीक है, and thus you can say thus x is incomplete.
ठीक है? तो इस तरीके से आप कोई भी एक एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं, जहाँ पर वो सीक्वेंस कॉसी सीक्वेंस हो, बट इसकी जो लिमिट आ रही है वो हमारे मैट्रिक स्पेस से बिलॉन्ग नहीं कर रहा। ठीक है? सो दिस इज़ अबाउट द डेफिनिशन एंड एग्ज़ाम्पल ऑफ कंप्लीट स्पेस। नाउ लेट अस मूव फर्दर टू द डिफरेंट definition, and in this definition we are going to define subsequence. What do you mean by subsequence? Okay, तो बेसिकली देखिए जो सेंटर आइडिया है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई एक सीक्वेंस है इस तरीके से x1 x2 x3 x4 x5 s6 एंड सो ऑन। ठीक है, आपने क्या किया, इससे दो तरीके के सीक्वेंस बनाए। पहला आपने सीक्वेंस कंस्ट्रक्ट किया x1 देन x3 देन x2 x6 x7 एंड सो ऑन। तो आपने क्या किया, x4 को ओमिट कर दिया, x5 को ओमिट कर दिया, कुछ टर्म्स को स्किप करते हुए आप एक नया सीक्वेंस बना रहे हैं। ठीक है, और दूसरे में आपने क्या किया, सेम यही प्रोसेस कर रहे हैं, बट यहाँ पर लुक एट दी अप्रोच x2 x5 x6 x9 एंड सो। ठीक है, नाउ लुक एट द डिफरेंसेस। आपने जो फर्स्ट सब सीक्वेंस बनाया, लेट मी कॉल दिस एज सब सीक्वेंस, ये जो आपने सब सीक्वेंस बनाया या फिर इस सीक्वेंस की हेल्प से ये जो सीक्वेंस बनाया है, इसके अंदर जो ऑर्डर ऑफ टर्म्स है, यहाँ पर हमें पता था कि अगर हम जो नया सीक्वेंस बना रहे हैं उसमें हम x2 और x3 को यूज़ करने वाले हैं, तो इनका ऑर्डर वही होना चाहिए जो इसके पेरेंट सीक्वेंस में है। ओके, दिस इज़ आवर ओरिजिनल सीक्वेंस, दैट ग्रीन वन इज़ ओरिजिनल सीक्वेंस, और ये जो वाइट और रेड में है ये इससे हमने सीक्वेंस नए सीक्वेंस बनाए हैं। अब इसमें जो रिलेशन x2 और x3 में था, अगर वो हमारे नए सीक्वेंस में एज अ टर्म्स प्रेजेंट हो रहे हैं तो सेम रिलेशन शुड बी देयर इन द न्यू सीक्वेंस ऑल्सो। ओके, तो यहाँ पर क्या था, x2 पहले आ रहा है और x3 बाद में आ रहा है, बट यहाँ पर दिस x3 इज कमिंग बिफोर दिस x2, यानी कि इनका ऑर्डर सेम नहीं रह रहा है। बट लुक एट दिस रेड सीक्वेंस, यहाँ पर वी आर हैविंग फर्स्ट टर्म इज x2, we have skip x1, then we have x5, then x7, then x9 and so on. So you can see यहाँ पर जो टर्म्स का ऑर्डर है x2 x5 s6 s9, इन सभी का जो ऑर्डर है दिस इज सेम एज द ऑर्डर इन आर ओरिजिनल सीक्वेंस। तो सीक्वेंस की टर्म्स का ऑर्डर मेंटेन करते हुए अगर हम कुछ टर्म्स को स्किप करके एक नया सीक्वेंस बनाते हैं तो उसी सीक्वेंस को हम सब सीक्वेंस कहते हैं। ठीक है, अब इसमें एक टर्म आती है कि हमें कुछ टर्म्स को स्किप करना है, और ज़रूरी नहीं कि करना ही है, एवरी सीक्वेंस इज अ सब सीक्वेंस ऑफ इटसेल्फ। हमें कुछ टर्म्स को स्किप करके उनके ऑर्डर को मेंटेन रखना है। अब ऑर्डर कैसे मेंटेन रखेंगे कि हम जो नया सीक्वेंस बना रहे हैं इसमें इनका जो सबस्क्रिप्ट है, यहाँ पे जो हम इंडेक्स लिख रहे हैं 2 5 देन 6 देन 9, ये इंडेक्स इसी तरीके से एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो। ओके, यू कैन सी दैट। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यहाँ 1 है, 3 है, फिर 2 है, देन 6 है, फिर 7 है, इस तरीके से। तो यहाँ पर ये जो 1 3 2 6 7 है ये एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं है। तो हम इस ग्रीन सीक्वेंस से जब हम नए सीक्वेंस बना रहे हैं तो ऑर्डर मेंटेन कैसे करेंगे, जब इन सबस्क्रिप्ट का सीक्वेंस, सबस्क्रिप्ट कौन से 1 2 3 4 इस तरीके से ये जो सबस्क्रिप्ट हैं इनका सीक्वेंस एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो। ठीक है, तो एक इंक्रीजिंग ऑर्डर वाले सीक्वेंस से इस तरीके के सीक्वेंस बनाना, जैसे यहाँ पर हमने सीक्वेंस क्या लिया है, इंक्रीजिंग सीक्वेंस कौन सा है, लेट मी पॉइंट आउट दैट ऑल्सो। So we have choose the sequence for this red sequence is 2 5 6 7। तो ये कैसा है, ये एक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। और अगर मैं इस वाइट सीक्वेंस की बात करूं तो यहाँ पर 1 3 2 6 7 इस तरीके का सीक्वेंस है। ठीक है, तो ये ना तो इंक्रीजिंग है और ना ही डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। तो हमेशा हमें कोई एक इंक्रीजिंग सीक्वेंस लेना है और फिर उन्हें सबस्क्रिप्ट के जैसे यूज़ करके
हम एक नया सीक्वेंस जब बनाते हैं फ्रॉम दी नया सीक्वेंस बनाते हैं जिसके अंदर टर्म्स वो ही है जो कि हमारे इस ओरिजिनल सीक्वेंस में थी। तो इस रेड सीक्वेंस को हम इस ग्रीन सीक्वेंस का सब सीक्वेंस बोलेंगे। स्टिल इस वाइट सीक्वेंस में हम टर्म्स तो वही यूज़ कर रहे हैं जो कि ग्रीन सीक्वेंस में थी, बट इनका ऑर्डर मेंटेन्ड नहीं है। तो दिस वाइट सीक्वेंस इज नॉट अ सब सीक्वेंस ऑफ दिस ग्रीन सीक्वेंस। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड द कंसेप्ट ऑफ सब सीक्वेंस कि किसी एक सीक्वेंस से हम सब सीक्वेंस कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो हमें बस एक इंक्रीजिंग सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करना है और फिर उस इंक्रीजिंग सीक्वेंस की टर्म्स को एज अ सबस्क्रिप्ट यूज़ करके हमें नया सीक्वेंस बनाना है। सो लेट मी राइट द डेफिनेशन ऑफ सब सीक्वेंस। सो लेट this xn where n is greater than equals to 1 be a sequence in a metric space uppercase x comma d, and let this nk, now I'm constructing this increasing sequence, okay, and k where this k is greater than equals to 1 be a increasing sequence, ठीक है। देन द सीक्वेंस विथ सीक्वेंस, अगर हम इन्हीं एन के को एज अ सब्सक्रिप्ट यूज कर लें, देन द सीक्वेंस विच वन एक्स एन केस where you can see this k is greater than equals to 1 is called a subsequence of the sequence xn where n is greater than equals to 1, ठीक है। सेकंड, अगर ये कन्वर्स करता है सब सीक्वेंस, किसी सीक्वेंस का सब सीक्वेंस कन्वर्स कर रहा है, तो उस सब सीक्वेंस की लिमिट को हम बोलते हैं सब सीक्वेंशियल लिमिट, ओके। सो दिस विल बी द नेक्स्ट डेफिनेशन। सो लेट मी राइट दिस इज सब sequential limit. So if the subsequence, अगर आपके एग्जाम में केवल सब सीक्वेंशियल लिमिट की ही डेफिनेशन आती है तो उस केस में भी आपको पहले सब सीक्वेंस डिफाइन करना है एंड देन यू शुड राइट द डेफिनेशन ऑफ सब सीक्वेंशियल लिमिट, ओके। सो इफ द subsequence x and k where k is greater than equals to 1 converges, then its limit is called the subsequential limit of the sequence xn, ठीक है। सो वी हैव डेफिनेशन ऑफ सबसीक्वेंस एंड देन सबसीक्वेंशियल लिमिट ऑल्सो। नाउ एक चीज़ क्या है कि जब भी हम लिमिट की बात करते हैं, अगर हमारे पास कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट सीक्वेंस है तो उसकी कोई ना कोई लिमिट रही होगी। तो सब सीक्वेंस की खास बात ये है कि जितने भी सब सीक्वेंस होंगे उन सब की लिमिट भी वो ही पॉइंट होगा जिस पर हमारा सीक्वेंस कन्वर्स कर रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब सारी सब सीक्वेंशियल लिमिट्स भी सेम ही होगी इन केस आर सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, ठीक है। सो लेट मी पॉइंट आउट दिस फैक्ट ऑल्सो। सो व्हाट वी वांट टू से, वी से दैट a sequence xn n greater than equals to 1 in x converges to x if and only if every subsequence of it converges
टू एक्स ओनली। ठीक है, तो अगर एक्स एन की लिमिट एक्स है तो इसका हर एक सब सीक्वेंस एक्स पे ही कन्वर्ट्स करेगा। अगर इस सीक्वेंस एक्स एन का कोई भी आर्बिट्ररी सब सीक्वेंस एक्स पे ही कन्वर्ट्स कर रहा है, इसका मतलब इस सीक्वेंस की लिमिट भी एक्स ही